नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी राय हिंदी व्याकरण के सेशन 2 में आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा वर्ण विचार के बारे में, जिसमें हम जानेंगे हिंदी वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में। देखिए, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, जो आदि मानव जो था वो इतना डेवलप नहीं था, उनको बढ़िया ढंग से भाषा का ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप करते गए, जैसे जैसे उनका जीवन स्तर बेहतर होने लगा, तो उनका भाषा का भी विकास होने लगा और धीरे धीरे भाषा का विकास शुरू हुआ, जो कि अभी का हमारा वर्तमान स्वरूप है। वो धीरे धीरे हो करके अभी तक का ये क्रम है। तो देखिए, सबसे पहले किस तरह से भाषा का विकास हुआ। सबसे पहले मानव अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आवाज के माध्यम से कुछ बोलना शुरू किया, यानी एक ध्वनि का उच्चारण करना शुरू किया। ऐसा ध्वनि जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, वो सार्थक ध्वनि होता है, वो भाषा के अंतर्गत आता है। बाकी जितने भी ध्वनियां होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो शोर होता है, नॉइज होता है। जैसे कि आप अपने आस पड़ोस में सुनते होंगे गाड़ियों की आवाज, जानवरों की आवाज और कई सारे आवाजों को सुनते होंगे दैनिक जीवन में, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, वो शोर होता है, वो नॉइज होता है। लेकिन जिसका कुछ अर्थ निकलता है वो भाषा के अंतर्गत माना जाता है। जैसे कि हम यहां पे लिखते हैं राम। अब जैसे ही राम ध्वनि का हमने उच्चारण किया, राम आवाज निकाला, मैंने राम का साउंड निकाला, इसका कोई मतलब होता है। राम किसी का नाम हो सकता है, तो इसका कुछ अर्थ निकलता है। अब देखिए, इस राम आवाज में कितने तरह के ध्वनियां हो सकता है, तो इसका हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं कितने तरह के ध्वनियां राम में होता है। देखिए, राम ध्वनि में 4 तरह के ध्वनियां होता है, तो राम के ध्वनि से 4 तरह के ध्वनियां निकला है। इससे ज्यादा ध्वनियां नहीं निकल सकता है, ये 4 तरह के ही ध्वनियां निकल सकता है। यानी अब ये जो ध्वनियां हैं, इसको हम और विखंडित नहीं कर सकते हैं। ये जितने 4 ध्वनियां हैं, इसको हम और विखंडित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये मूल ध्वनियां हैं, क्योंकि मूल ध्वनि को जिसको हम विखंडित नहीं कर सकते हैं उसको मूल ध्वनियां कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मूल ध्वनि किसे कहते हैं। जिस ध्वनियों को हम विखंडित नहीं कर सकते हैं उसको मूल ध्वनि कहते हैं। हर एक भाषा में इसकी संख्या सीमित होती है, हिंदी भाषा में भी इसकी संख्या सीमित है। अब देखिए, जब हम इस मूल ध्वनियों को एक चिन्ह के द्वारा लिखते हैं तो उसको वर्ण कहते हैं। जब हम मूल ध्वनियों को किसी चिन्ह के द्वारा लिखित रूप देते हैं उसको वर्ण कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ण क्या होता है कि मूल ध्वनियों का लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका विभाजन नहीं हो सकता। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिए, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित वर्णों या अक्षरों का एक समूह है जिसको उपयोग हिंदी भाषा को बोलने और लिखने के लिए किया जाता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। यानी हिंदी भाषा का वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्णों का समूह है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। अब यहाँ पे एक शब्द और आता है, लिपि। लिपि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि लिपि क्या होता है। देखिए, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का उपयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस मूल ध्वनि को जब हम लिखित रूप देते हैं उसे वर्ण कहते हैं, और जिस चिन्ह का हम उपयोग करते हैं,
इसको लिखने के लिए जिस चिन्ह का हम उपयोग करते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। जैसे अ लिखने के लिए इस तरह का हम चिन्ह का उपयोग करते हैं, आ लिखने के लिए इस तरह का चिन्ह का हम उपयोग करते हैं, तो ये लिपि कहलाता है। यानी मूल ध्वनियों को लिखने के लिए जिस चिन्ह का हम इस्तेमाल करते हैं उसको लिपि कहते हैं। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, बहुत पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे इस तरह के चिन्ह का उपयोग करते थे, अपने भाषा में लिखने के लिए इस तरह का चिन्ह का उपयोग करते थे। तो हर एक भाषा में अपना अलग अलग चिन्ह होता है, तो वो उस भाषा का लिपि कहलाता है। यहाँ पे हिंदी भाषा का जो चिन्ह है ये इस तरह का, ये देख सकते हैं, ये लिपि है। इस लिपि का एक नाम दे दिया गया है, इसको मानक देवनागरिक लिपि कहा जाता है। इसको तो हिंदी भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी। अब देवनागरी लिपि से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का दूसरा नाम क्या है? नागरी लिपि। शुरुआत में देवनागरी लिपि को ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता था, क्योंकि यह देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से विकसित होकर के बना है। देवनागरी लिपि किस तरह का लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। तो ये सारे पॉइंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ फेमस भाषा का लिपि के बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि अंग्रेजी भाषा का लिपि देखिए, ये रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। इस तरह का चिन्ह ये रोमन लिपि का है। रोमन लिपि का दूसरा नाम लैटिन लिपि भी है। पंजाबी भाषा का भी अपना लिपि है, जैसे पंजाबी भाषा इस तरह से लिखा जाता है। देखिए अलग अलग चिन्ह से इसको दर्शाया जाता है। तो पंजाबी भाषा का लिपि क्या है? गुरुमुखी लिपि है। वही उर्दू भाषा की लिपि क्या है? उर्दू भाषा की लिपि नस्तालिक लिपि है। बहुत इंपॉर्टेंट, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? नस्तालिक लिपि। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। यह लिपि अरबी और फारसी लिपि का रूप है। इस लिपि का प्रयोग उर्दू और फारसी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। इसको अबजद प्रकार की लिपि भी कहा जाता है। अबजद प्रकार की लिपि भी कहा जाता है इस तरह से लिखने को। यहां पे देख सकते हैं, यह है ब्राह्मी लिपि। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में ज्यादातर भाषाओं का जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से डेवलप होके बना है। जैसे कि हमारा जो हिंदी का जो लिपि है इन्हीं ब्राह्मी लिपि से विकसित होकर के बना है। देखिए ब्राह्मी लिपि किस तरह से लिखे जाते हैं, इस तरह से ब्राह्मी लिपि का चिन्ह होता है। अभी तक आपने मूल ध्वनियों के बारे में, वर्णों के बारे में और लिपियों के बारे में समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे वर्णों का विभाजन। वर्णों को हिंदी भाषा में किस तरह से विभाजन किया है वो हम देखते हैं। देखिए वर्णों को जो विभाजित किया गया है मुख्यतः दो रूपों में, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है वो हम समझते हैं। हर एक भाषा में अपना अपना स्वर और व्यंजन, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वे स्वर कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे अ, आ, ई, उ, रि, ए, ओ, औ, अं, अ, तो इसको हम स्वर कहते हैं। तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होता है। इसको अभी हम स्वर में नहीं गिनेंगे, ठीक है, इसको अभी अलग रखते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यहां से यहां तक ये 11 स्वर है। तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होता है।
दूसरा हम बात करेंगे व्यंजन। इसको ध्यान से समझिएगा, व्यंजन क्या होता है? वे वर्ण जिनके उच्चारण यानी बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है उसे व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता है। स्वर के अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये सारे व्यंजन के श्रेणी में आते हैं। अब जैसे कि परिभाषा इसका कहता है, व्यंजन वो वर्ण होता है जिसको स्वर की सहायता से बोला जाता है, बगैर स्वर की सहायता से इसे नहीं बोला जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यह है क। इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क हलंत प्लस अ। आप लोगों से मैं बोलता हूं कि अ का उच्चारण नहीं होना चाहिए क को उच्चारण करते समय। ध्यान दीजिएगा, क का उच्चारण करते समय अ साउंड नहीं आना चाहिए। अब आप बोल के दिखाइए। आप लोगों से कह रहा हूं कि क का उच्चारण कीजिए जिसमें कि अ साउंड नहीं आना चाहिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी यहां पे आपने देख लिया कि जितने भी व्यंजन हैं, अगर स्वर की सहायता ना ली जाए तो उसका उच्चारण नहीं हो सकता है। स्वतंत्र रूप से किसी व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। यहां पे व्यंजन में आप देख रहे हैं, ये क जो है ये व्यंजन नहीं है, ये अक्षर है। व्यंजन जब इसके नीचे हलंत लगा देते हैं, हल का चिन्ह लग जाता है, तब ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। ऐसे ये स्वतंत्र रूप से व्यंजन नहीं है। क का तो उच्चारण होता है, ख का उच्चारण होता है, लेकिन ये व्यंजन नहीं है, ये अक्षर है। अब देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां पे च जो है वो अक्षर है, लेकिन च के नीचे अगर हम हलंत लगा देते हैं तो ये वर्ण बन जाता है, जो कि व्यंजन के श्रेणी में आता है। तो अक्षर को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, लेकिन सभी वर्णों को स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। स्वर को तो आप बोल सकते हैं, इसमें हलंत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर एक स्वतंत्र उच्चारण वाला वर्ण है, इसलिए इसको हम तो बोल सकते हैं। लेकिन व्यंजन एक स्वतंत्र उच्चारण इसका नहीं होता है, इसमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है, तभी इसका पूर्ण रूप से उच्चारण होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। अब हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णों को किस तरह से विभाजित किया गया है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है, जिसको कि हमने देखा था कि स्वर वर्णों तथा व्यंजन वर्णों में इसको विभाजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 है, जिसमें कि 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। देखिए कुल वर्णों यानी 52 में से इन वर्णों को हटा देते हैं। अंग, अ, अड़, अढ़, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र को अगर हम निकाल देते हैं तो जो बचता है 44 वर्ण, ये मूल वर्ण कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है? वो है 47, 10 स्वर और 37 व्यंजन। इनको अगर हटा देते हैं तो बचता है 47, जो कि उच्चारण के आधार पे कुल वर्णों की संख्या होगी। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52, 13 स्वर और 39
व्यंजन होता है, जो कि यहाँ पे ये स्वर यहाँ से यहाँ तक 13 हो जाता है और बाकी जो बचता है वो 39 यानी टोटल 52 वर्णों की संख्या है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, तो 52 होगा, 13 स्वर और 39 व्यंजन, सेम वही। उसके बाद यह भी पूछ दिया जाता है मानक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52, 13 स्वर, 39 व्यंजन। देखिए एग्जाम में वर्णमालाओं से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां पे अंग और अ, इसको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह वर्ण, इनकी संख्या 2 है। इन दोनों को तारनजात वर्ण कहा जाता है, इसकी संख्या 2 है। अर और अढ़ को तारनजात वर्ग में रखा गया है। बाकी यहां पे देख सकते हैं कक्ष, त्र और ज्ञ, स्र, इनको संयुक्त वर्ण में रखा गया है, संयुक्त वर्ण। तो अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी है, 2 है। तारनजात वर्ण की संख्या कितनी है, 2 है। और संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी है, 4 है। इसके अलावा 4 और वर्ण इसमें जुड़ा हुआ है। मानक हिंदी वर्णमाला में 4 और वर्ण विदेशी वर्ण जुड़ा हुआ है। वो क्या है, ख, ग, श, फ। ये यहां आप बिंदी देख रहे हैं, ये बिंदी के साथ ये 4 विदेशी वर्ण को जोड़ा गया है। ये अरबी और फारसी भाषा का वर्ण है। कई बार एग्जाम में ये दे दिया जाता है और पूछ दिया जाता है ये कौन सी भाषा का वर्ण है, तो अरबी और फारसी भाषा का वर्ण है। इन 4 को हिंदी वर्णमाला में इसको स्थान दिया गया है एनसीईआरटी के अनुसार। तो टोटल मानक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 56 हो जाती है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।